कहीं से भी स्पेस को फिल नहीं लगे। ठीक है, लिखना जरा इसमें, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, transition metal form interstitial compound with elements such as, transition metals form interstitial compound with elements such as hydrogen, transition element form interstitial compound with elements such as hydrogen, boron, hydrogen, boron, carbon and nitrogen, hydrogen, boron, carbon, nitrogen, hydrogen, boron, carbon, nitrogen, hydrogen, boron, carbon, nitrogen. The small atoms of these non-metallic elements, the small atom of these non-metallic element, the small atom of these non-metallic elements, the small atom of these non-metallic elements trapped in vacant space of the lattice, trapped in vacant space of lattice, trapped in vacant space of lattice, trapped in vacant space of lattice of transition metal atom, trapped in vacant space of lattice of transition metal atom, of transition metal atom, such as example लिख लेना, such as बोर्ड से एग्जाम्पल लिख लेना। प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। They are generally non-stoichiometric compound. They are generally non-stoichiometric compounds. ये सारे प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। They are generally non-stoichiometric compound. They are generally non-stoichiometric compound. They are generally non-stoichiometric compound. Neither typically, दूसरा पॉइंट डालो, neither typically ionic nor covalent. ना ही पूरी तरह से आयनिक होता है, ना ही कोवेलेंट होता है। Neither typically ionic nor covalent. Neither typically ionic nor covalent. Neither typically ionic nor covalent. थर्ड डालो, थर्ड डालो, harder than pure metal. Harder than pure metal. Harder than pure metal. प्योर मेटल से हार्ड होता है, होगा ही सही, बताओ क्यों हार्ड होगा प्योर मेटल के कंपैरिजन में? प्योर मेटल में सारे के सारे मेटल एटम होते हैं, इसके मेटल एटम के साथ इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट भी ट्रैप है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा हार्ड नहीं हो जाएगा, हार्डर देन प्योर मेटल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मैल्येबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मैल्येबिलिटी एंड डक्टिलिटी लेस देन प्योर मेटल, मैल्येबिलिटी एंड डक्टिलिटी लेस देन प्योर मेटल, मैल्येबिलिटी और डक्टिलिटी प्योर मेटल से कम है, सही बात है? तुम खुद बताओ मुझे, कम है? मैल्येबिलिटी एंड डक्टिलिटी लेस देन प्योर मेटल, तुम खुद बताओ, सही बात है? कैसे? क्योंकि हार्ड हो चुके हैं तो मैल्येबल भी नहीं हो सकते, डक्टाइल भी नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट डालो, केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है? केमिकली कैसे होते हैं ये? इनर्ट होते हैं। ठीक है, यहां से जरूर क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको, जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तुम खुद बताओ क्या क्या प्रॉपर्टी थी, क्या क्या प्रॉपर्टी थी बताओ, कि ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ कोई भी नॉन मेटालिक एलिमेंट आके क्या हो जाता है? ट्रैप। और ये क्या बनाते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। केमिकली कैसे होता है? इनर्ट, केमिकली कैसे होता है? इनर्ट। हार्डर देन प्योर मेटल होते हैं, मैल्येबिलिटी और डक्टिलिटी प्योर मेटल से क्या होती है? लेस होती है। समझ में आ गई? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, कैटालिटिक, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब सुनो, डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं?
कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट सबको पता है, जो रिएक्शन की स्पीड को जनरली बढ़ा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो बस यही है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट एज ए कैटलिस्ट शो करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो तुम्हें मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्यों शो करते हैं। एक से ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन किसी की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, एसके इलेक्ट्रॉन प्लस अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, और कैटलिस्ट क्यों होते हैं, क्या रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गई। और इसमें वैकेंट डी और बाइटल होती है, पता है सभी को, ये तो हमने पढ़ाई है ना ये सारी चीजें। तो लिखो इसमें डी ब्लॉक मेटल्स और देयर कंपाउंड, डी ब्लॉक मेटल और देयर कंपाउंड, डी ब्लॉक मेटल्स और देयर कंपाउंड, डी ब्लॉक मेटल और देयर कंपाउंड act as a catalyst, act as a catalyst in many reaction. D block metal or their compound act as a catalyst in many reaction, act as a catalyst in many reaction due to, first point डालो, due to, your first point डालो, possibility of variable oxidation state, first point डालो, possibility of variable oxidation state, possibility of variable oxidation state. नेक्स्ट पॉइंट डालो, नेक्स्ट पॉइंट डालो, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, नेक्स्ट पॉइंट डालो, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट डालो, नेक्स्ट डालो, प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज, प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज ओवर मेटल सरफेस, प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज ओवर मेटल सरफेस, presence of free valencies over metal sulfate, मेटल सल्फेट नहीं, मेटल सरफेस। मेटल के सरफेस पे क्या होती है, फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट होते हैं। डी ब्लॉक, और मैंने बोल दिया वैकेंट डी ऑर्बिटल, पॉइंट बोल दिया, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, SO2 में हाफ ऑफ O2 डालते हैं तो SO3 बनता है। क्या बनता है बेटा, SO3 बनता है। इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड किसकी तरह काम करता है, एज अ कैटलिस्ट। क्या करता है, एज अ कैटलिस्ट। समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रही है। यानी कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड SO2 के साथ रिएक्शन है, ये खुद तो V2O फॉर्म में चेंज हो जाता है, एक ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड को दे देता है ताकि वो सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाए। ठीक है, समझ में आ गई। V2 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड नाम है इसका। क्या नाम है इसका, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। V2O4 का नाम क्या है, डाई वेनेडियम, 4 के लिए क्या होता है बोलो, टेट्राऑक्साइड, डाई वेनेडियम टेट्राऑक्साइड। समझ में आती है। V2O4 का नाम क्या है, डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड, डाइवेनेडियम वेनेडियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है जी, डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड। और यही डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड जो है, ये फिर से O2 के साथ रिएक्शन कर लेके फिर से कन्वर्ट हो जाता है, V2O5 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, बैलेंस भी हो गया। समझ में आई, क्योंकि तुम्हें पता है ना कैटलिस्ट का काम होता क्या है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। कैटलिस्ट कभी रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट करता है क्या, कभी कैटलिस्ट कंज्यूम होता है, जितना लोगे उतने का उतना काम करके वापस आ जाएगा। कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होता, कैटलिस्ट बस रिएक्शन में जाएगा, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा, उसमें इस तरह से कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, कोई रिएक्ट नहीं करेगा, बस स्पीड बढ़ा के वापस आ जाएगा। समझ में आती है। और कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होता है। तो पहले V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके V2O4 बन गया, V2O4 वापस O2 के साथ रिएक्शन करके V2O5 वापस एज इट इज बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया, बोलो। ठीक है, कर लो नोट जल्दी जल्दी से। आगे देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, I नेगेटिव में H2O8 2 नेगेटिव आयन डालते हैं तो ये कन्वर्ट होता है SO4 2 नेगेटिव आयन में और I2 में। किसमें कन्वर्ट होता है, I2 में और SO4
2 नेगेटिव आयन में। इसमें आयरन थर्ड कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्या काम करता है? आयरन थर्ड एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। H2O2 नेगेटिव का नाम क्या होता है? H2SO8 का नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका नाम हट जाएगा ना, परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, उसी का आयन बना देते H2O2 नेगेटिव आयन। ठीक है। परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये भी पता होना चाहिए। H डबल बॉन्ड O OH O H डबल बॉन्ड OH। ये पेपर में बहुत बार आता है। अब मुझे ये बताओ, इसमें इस सल्फर और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? पहले तो यहाँ से निकाल के बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी। -16 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू +7। बताओ क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्यों नहीं है? सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के मैक्सिमम क्या है? ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? कभी भी वो 6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा ही नहीं। ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे कैसे? सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे -2, इस पे +2, क्योंकि 2 बॉन्ड थी। निकाला होगा तुमने 11th में ऐसे करके। ये 2 बॉन्ड है, यहाँ भी -2 और यहाँ +2, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, 2 4 5 6। सल्फर की क्या आ गई? +6। सबके लिए निकालो, इसके लिए निकालो, ये +1 ये -1। इन दोनों में कुछ भी नहीं आएगा। इन दोनों में -1 ये +1, -2 +2, -2 +2, -1 +1, -1 +1। भी और इसकी भी पढ़ा है ना 11th में ये चीज, फिर भी नोट डाउन कर लेना साथ के साथ ताकि याद रह जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देख लो बस एक बार। वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम कैटलिस्ट, तो बन जाता है वेजिटेबल घी बन जाता है। मतलब तुम्हें ये कहना था कि ये एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एज अ कैटलिस्ट। क्लियर है? बोलो जी। ठीक है, कर लो नोट। लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालो, एलॉय फॉर्मेशन। डालिए बेटा, हेडिंग डालिए, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन। अब बताओ एलॉयज कैसे बनते हैं? भाई ये एलॉयज कैसे बनते हैं? बताओ बेटा, एलॉय बनते कैसे हैं? मेटल के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी एक से ज्यादा मेटल होते हैं, एक मेटल आइटम है, वो दूसरा एटम्स ऑफ द वन मेटल आइटम आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग विद द एटम्स ऑफ अदर मेटल आइटम। यही कह सकते हैं। किसी मेटल आइटम के एटम्स जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किसी दूसरे मेटल आइटम के साथ, तभी तो अलॉयज सा बनते हैं ना। समझ में? तो एक ये होमोजीनियस होते हैं, समझ आती है ना, होमोजीनियस होते हैं। अब लिखना, यही लाइन बोल रही हूँ, लिखना alloys are homogeneous solid solution. Alloys are homogeneous solid solution. Alloys are homogeneous solid solution in which atoms of one metal are in which atoms of one metal are in which atoms of one metal are distributed which
atoms of one metal are distributed randomly among the atoms of other metal. 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 मान लो कि ये इस तरह से है, ठीक है, ये है एटम्स ऑफ मेटल एम. मेटल एम के एटम्स हैं, एटम्स ऑफ मेटल एम. ये एटम्स हैं, एटम्स ऑफ मेटल एम. मेटल एम के एटम्स हैं. इसमें कोई भी दूसरे मेटल के एटम होंगे साथ में, रैंडमली कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे. मैं ये कह देती हूँ एटम्स ऑफ अनदर मेटल. एटम्स ऑफ अनदर मेटल. क्लियर है? एक मेटल एटम के साथ कोई दूसरा एटम डिस्ट्रीब्यूट है, कोई दूसरे कलर से शो कर लेना मेरे पास, ठीक है. ये क्या है? एटम ऑफ अनदर मेटल. सही बात है. तुम किसी और मेरे पास तो था नहीं. सही बात है. ये आइटम किसके हैं? किसी मेटल एटम के. वो किसके हैं? किसी दूसरे मेटल एटम के. तो इस तरह से जब वो जुड़े होते हैं तो क्या बोल देते हैं? एलॉयज बन जाते हैं. समझ आ गई? एलॉयज एक होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं. क्लियर? क्लियर है? बनाओ इसको. कोई दूसरे शेड से कर देना. मेरे पास तो था नहीं तो मैंने डार्क कर दिया उसको. आपके पास दूसरे कलर का पेन है तो उससे कर देना. चलो जी लिखो आगे. देखिए, alloys are generally formed by alloys are generally formed by those metals. Alloys are alloys are generally formed by those metals which have metallic radii. Alloys are generally formed by those metals which have metallic radii. Which have metallic radii within about 15% of each other. The alloys are generally formed by those metals. Alloys are generally formed by those metals which have metallic radii. Which have metallic radii within about 15% of each other. Which have metallic radii within about 15% of each other. समझ गए? Which have metallic radii. तो बेटा इतनी धीरे धीरे चार ये जो alloys है जनरली वो एटम्स बनाएंगे जिनकी मेटालिक रेडियस एक दूसरे से 15% के रिस्पेक्ट में ही होगी. मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा. समझ आ गई? क्लियर है? इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ध्यान से सुना करो. नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ एलॉयज. Transition metal form large number of alloys. 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 Full stop. Full stop. The transition metals are quite similar in size. 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 Therefore, the atoms of one metal. Therefore, the atoms of one metal. Therefore, the atoms of one metal can substitute the atoms of. Can substitute the atoms of. Therefore, the atoms of one metal can substitute the atoms of
another metal can substitute the atoms of another metal in crystal lattice. In crystal lattice. ठीक है, सही बात है, समझ आ गई। एक स्टार पॉइंट बना के लिखो, आयरन कोबाल्ट निकल डू नॉट फॉर्म अमलगम। क्वेश्चन आया हुआ है ये बार, आयरन कोबाल्ट निकल डू नॉट फॉर्म अमलगम विद मर्करी। आयरन कोबाल्ट निकल डू नॉट फॉर्म अमलगम विद मर्करी। आयरन कोबाल्ट निकल डू नॉट फॉर्म अमलगम विद मर्करी, क्यों नहीं बनाते? ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन साइज। ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन साइज। ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन साइज की वजह से ये अमलगम नहीं बनाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब हेडिंग डाल लो, कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, मैग्नेट, हेडिंग डाल लीजिए KMnO4। KMnO4 का नाम क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। हेडिंग डालो KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, अब तुम्हें सारी की सारी KMnO4 की प्रिपरेशंस करनी है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है और सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, KMnO4 की प्रिपरेशन, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है जी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। KMnO4 को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसकी प्रिपरेशन रिएक्शन लिखूंगी, बिल्कुल याद ही करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से तुम्हें, क्योंकि पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं एडवांस में भी। साथ साथ बोलती जाऊंगी, साथ साथ रिएक्शंस लिखती जाऊंगी। ठीक है, पहले आप साथ साथ लिखो। पोटेशियम पर मैग्नेट इज प्रिपेयर्ड बाय, पोटेशियम पर मैग्नेट इज प्रिपेयर्ड बाय potassium permanganate is prepared by potassium permanganate is prepared by fusion of MnO2 with alkali metal hydroxide, fusion of MnO2 with an alkali metal hydroxide, fusion of MnO2 with an alkali metal hydroxide and an oxidizing agent like KNO3 and an oxidizing agent like KNO3 and an oxidizing agent like KNO3, full stop. This produces the dark green, कलर को याद रख लेना, this produces the dark green, एक सेकंड, मैंने सच एज KNO3 लिख बोला था ना, उसके साथ और O2 भी लिख लेना और ऑक्सीजन भी डाल लेना, और इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऐसे भी लिख देना। KNO3 बोला था ना, KNO3 के बाद ऐसे भी लिख देना और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या बोल रही थी? हाँ, अब क्या लिखेंगे? This produces the dark green K2MnO4. This produces the dark green K2MnO4. This produces the dark green K2MnO4. डार्क ग्रीन K2MnO4, K2MnO4 का कलर क्या है? डार्क ग्रीन। ठीक है, which disproportionate in neutral or acidic solution, which disproportionate in neutral or acidic solution, which disproportionate in neutral or acidic solution
to give permanganate, to give permanganate, to give permanganate, to give permanganate। बोर्ड पे सुनो और जो पढ़ा लिखा है बोर्ड पे बोलना। MnO2 को किसके साथ फ्यूजन किया गया है, पढ़ो। MnO2 is fusion with alkali metal hydroxide KOH in the presence of KNO3 और Ne और in the presence of atmospheric oxygen और KNO3 क्या देगा तुम्हारे पास, डार्क ग्रीन क्या देगा, K2MnO4 देगा। क्या आता है इसका नाम, डार्क ग्रीन। नाम क्या है इसका, KMnO4 का नाम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये मैंगनेट होता है, पोटेशियम मैंगनेट। क्या नाम होता है, पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है, समझ आ गया। ये प्रोड्यूस करता है, पोटेशियम मैंगनेट प्रोड्यूस करता है। क्लियर है, और वाटर देगा। ठीक है जी, बैलेंस कर लेंगे हम इसको, बैलेंस बैलेंस कर लेना। दो लगाओगे, दो फोर हो जाएगा, दो चार, चार और चार आठ, और 10 ऑक्सीजन, 4 में 8 और 2 10 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए बैलेंस। ठीक है, अब ये पर ये जो क्या अगले क्या बोला था, पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन क्या होगा, MnO4 2 नेगेटिव आयन, 2 है ना, 2 के पॉजिटिव हो गया ना, ये क्या हुआ, पर मैग्नेट, सॉरी पर बोलते हो, मैग्नेट आयन क्या बोल, क्योंकि K2MnO4 से मैग्नेट, तो ये क्या हुआ, मैग्नेट आयन। ठीक है, हो जाएगा, क्या करेगा, MnO4 नेगेटिव आयन और पोटेशियम पर मैग्नेट, उसका नाम क्या हुआ, पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन। समझ आती है, पर मैग्नेट आयन। क्लियर है, ठीक है। ये +3, ये +7, ये +4, तो +7 क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, डिस्प्रपोर्शनेशन, बोलो जी। ठीक है, बैलेंस कर सकते हो तो करो। 2 लगाओ, 2 2 × 4, 4 × 8, 2 मैंगनीज है, 2 सही जाएगा, बैलेंस। ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करना आता है, रिडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि बैलेंस, रिडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है कैसे बैलेंस करना है। आता है, बोलो, आता है क्या बैलेंस करना, नहीं आता तो रिडॉक्स का चैप्टर पढ़ो, पूरा चैप्टर ही बैलेंसिंग है। मैं एक रिएक्शन थोड़ी सिखा के बैलेंस सिखा सकती हूँ, सारे रूल हैं। अगर नहीं आता तो 11th का 4 दूनी 8 और 10 और 2 12, 4 हो गया बैलेंस, क्योंकि पूरे रूल्स है रिएक्शन को बैलेंस करने के। रिडॉक्स के चैप्टर में अगर नहीं आता है तो बैलेंसिंग पढ़ो। ठीक है बेटा, समझ आ गई। तो अब आपने क्या बना दिया, MnO4 नेगेटिव आ गया। अब बात करते हैं कमर्शियली कैसे होगा, कमर्शियली कैसे प्रिपेयर करते हैं ये। ठीक है, कमर्शियली लिखो कैसे, कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय, commercially it is prepared by the alkaline oxidative fusion, commercially it is prepared by, commercially it is prepared by alkaline oxidative fusion of, alkaline oxidative fusion of
alkaline oxidative fusion of MnO2 oxidative fusion of MnO2 followed by electrolytic oxidation of मैंगनेट ब्रैकेट में इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनेट ब्रैकेट में लिख लेना ऑक्सीडेशन स्टेट 6+6 इधर सुनो मेरी बात MnO2 है MnO2 को कैसे करते हैं KOH के साथ फ्यूजन करते हैं KOH के साथ फ्यूजन करेंगे या फिर और क्या करेंगे KNO3 नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन का नाम क्या होता है मैंगनेट आयन क्या नाम होता है मैंगनेट आयन ये मैंगनेट आयन की इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किसमें एल्कलाइन सॉल्यूशन आयन क्या बोलो जी क्लियर है ये तो याद रखना पड़ेगा बेटा एक बार सुनो सारा का सारा बोर्ड पे दोबारा देखो KMnO4 की प्रिपरेशन कैसे होती है MnO2 को फ्यूजन करते हैं KOH के साथ या O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या KNO3 तो क्या बनता है डार्क ग्रीन पर मैग्नेट आयन बनता है वही मैंने वहां चीज लिखी है फिर मैंने एक चीज एक्स्ट्रा बताई कि जो मैग्नेट आयन है ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है या तो एसिडिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में तो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा ये +6 से +4 में भी चला जाता है क्लियर है समझ आ गई बस यही बताइए ठीक है अब करेंगे लेबोरेटरी में कैसा प्रिपरेशन है डार्क किसका कलर था K2MnO4 का KMnO4 का कलर कैसा होता है पर्पल KMnO4 का कलर कैसा होता है पर्पल लिख लो KMnO4 का कलर पर्पल होता है बेटा इधर ध्यान दो ये बेटा इनकी बैलेंस इनकी बैलेंसिंग आती है क्या सीखी होगी बैलेंसिंग पूरा चैप्टर ही बैलेंसिंग है वहां पे तो मैं बैलेंस तो वहीं से लिख दिया मैंने तो Mn+2 से लेबोरेटरी में MnO4 नेगेटिव में आता है यानी प्लस ऑक्सीडेशन में जाता है में 11th क्लास में बैलेंसिंग सीखी है तुमने याद है नहीं है तो बेटा याद जाके रिवाइज करो क्योंकि ये सारा अगर मैं यही समझाने लग गई को सारे तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि KMnO4 की फ्यूजन कैसे होती है दोबारा सुनना एक मिनट सारी के सारे रिएक्शन सबसे पहले MnO2 होता है MnO2 को फ्यूज करते हैं एयर के साथ या फिर KNO3 के साथ ठीक है तो KOH की प्रेजेंस में तो क्या होगा MnO4 2 नेगेटिव आयन में चला जाता है ठीक है पढ़ा हमने फिर MnO4 2 नेगेटिव आयन क्या करता है पढ़ो आगे MnO4 2 नेगेटिव आयन एसिडिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है पर लिख दिया हमने रिएक्शन फिर कुमारी प्रिपेयर करने का तरीका भी लिख दिया लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं मैंगनीज+2 को थायोसल्फेट आयन के साथ ले लेते हैं इसका नाम क्या होता है H2A2 नेगेटिव आयन पोटेशियम पर
पोटेशियम पर मैग्नेट, सॉरी पोटेशियम पर मैग्नेट, H2A2 नेगेटिव आयन का नाम क्या होता है? पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका नाम क्या हुआ? पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड था, पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन हो गए ना, ठीक है। H2A2 नेगेटिव से SO4 नेगेटिव आयन में ये चेंज हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? बोलो जी। अब दोनों के स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं। MnO4 नेगेटिव आयन का नाम क्या था? पर मैग्नेट आयन। क्या नाम था? मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन कौन से कलर का होता है? ये डार्क ग्रीन। अभी लिखा तो था कौन से कलर का होता है? डार्क ग्रीन कलर का, ठीक है। और MnO4 KMnO4 नेगेटिव आयन क्या होता है? स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका? Mn डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। और ये क्या होता है? Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, फिर ये क्या हुआ? O नेगेटिव। समझ में आ गई? दोनों का वो क्या होती है? शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन आए हुए यहाँ से, ठीक है। अब मुझे बताओ इनमें से पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कौन सा है? इसमें मैग्नीज की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? कितनी है? इसकी कंफर्मेशन क्या हो जाएगी? मैग्नीज की क्या होती है? 3d5 4s2। इसकी क्या हो जाएगी? प्लस। तो लास्ट में क्या बच जाएगा? आर्गन 18 3d1 बचेगा। और यहाँ पे क्या होगी? सिर्फ मैग्नीज की क्या बचेगी? मैग्नीज +7 की क्या बनेगी? आर्गन 18। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें, है कि नहीं? इस वजह से ये अनपेड, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है। वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या बनेगा? ये ठीक है। और ये क्या बनेगा? डायमैग्नेटिक। क्या इतनी बात समझ में आती है? ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। पर मैग्नेट आयन डायमैग्नेटिक है और मैग्नेट आयन कैसा है? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस में। एक बार तो पूछेगा यहाँ पे, वो भी लिख लेना। सुनो इधर, ये जो यहाँ पे किसका कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ? ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ? कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ? मुझे बताना। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये भी सिग्मा और ये पाई। तो पाई बॉन्ड क्या बनी है? साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनती है। पर ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ है? किसका? डी। अरे ये तो यार सिंपल सी चीज है, ये तो बिल्कुल बेसिक है। ये मत कहना कि हमें तो ये भी नहीं आता प्लीज। इसका मतलब केमिस्ट्री के तुम्हें CH4 का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन तो निकालनी सीखी है ना बेटा। ऐसे मत बोलो, ये तो बहुत बेसिक केमिस्ट्री, इसमें याद वाली चीज तो कुछ होती ही नहीं। ये तो नॉर्मल सीखी हुई चीज है। कैसे निकालते थे? कैसे निकालते थे? कार्बन और कोई पूरी इलेक्ट्रॉनिक लिखते थे, बॉन्ड बनाते बनाते थे कि नहीं? नहीं बनाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे किस किसका कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ होगा? ऑक्सीजन का और मैंगनीज का डी, है ना? तो ओवरलैपिंग डी और पी के बीच में हुई है यहाँ पे, ठीक है। लिखो यहाँ पे। अच्छा एक चीज और बताती हूँ, पहले लिखो। पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस, एक लाइन लिख लो। पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस बाय ओवरलैप ऑफ, पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस बाय ओवरलैप ऑफ p orbital of oxygen, pi bonding take place by overlap of
p orbital of oxygen and d orbital of manganese. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना, ये लिख लिया, लिख लिया, एक क्वेश्चन लिखो. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, पहला पॉइंट लिखो. इन मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन, in magnet and permanganate ion, in magnet and permanganate ion, pi bonding take place by, in magnet and permanganate ion, pi bonding take place by p orbital of oxygen, overlap of p orbital of oxygen and d orbital of manganese, overlap of p orbital of oxygen and d orbital of manganese, and d orbital of manganese. दूसरा पॉइंट डालो. मैग्नेट आयन इज ग्रीन इन कलर, मैग्नेट आयन इज ग्रीन इन कलर and permanganate ion is purple in color. Manganate ion is green in color and permanganate ion is purple in color. Manganate ion is green in color and permanganate ion is purple in color. ठीक है, नेक्स्ट डालो. मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर पैरामैग्नेटिक, मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर पैरामैग्नेटिक. मैग्नेट, नेक्स्ट डालो. मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल, मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल. मैग्नेट, सी वाला मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर पैरामैग्नेटिक. नेक्स्ट है मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल, सी वाला. ठीक है, आंसर तो क्वेश्चन समझ आ गया ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है. ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो. टेट्राहेड्रल है लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ पे दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताइए, क्या हाइब्रिडाइजेशन है दोनों की? बोलो. एसपी बस रट रखा है, टेट्राहेड्रल sp3. एस और पी है भी सही इसमें, टेट्राहेड्रल लिखते sp3 लगा लेते हैं. एक बार निकाल के बताना मुझे कहाँ एस और कौन सा पी. sp3 डट तो लेते हो, कौन सा एस और कौन सा पी? यूज तो डी ऑर्बिटल हो रही है, खाली तो डी पड़ी है और तुम बोल रहे हो sp3. d2sp, d2sp क्या होता है? नहीं, खाली तो डी पड़ रही है और तुम बोल रहे हो sp3. नहीं पता वो गलत मत बोलो ना कि तुमने रखा है टेट्राहेड्रल मतलब sp3 है. CH4 की हाइब्रिड होती है 2s2, ये होती है 2p2, ऐसे करते हो.
फिर क्या करते हो आफ्टर एक्साइटेशन, एक्साइटेशन के बाद क्या पी में चला जाता है, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, चार हाइड्रोजन, ये टोटल ये 2p है, आपस में होती है सबकी मिक्सिंग, तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एक तो पी के तीन क्या जोड़ते हैं, पी के तीन, तो एक ऐसे पी के तीन जोड़ेंगे तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, चार, एक ऐसे पी के तीन टोटल चार हो गई ना, तो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ती है उतनी क्या बनती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे मत देखो, मुझे 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन में जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगी उतनी क्या बनेगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एक तीन एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ रही है, टोटल चार, ठीक है, तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगी, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी है। और ये अब इसका लिए चार नहीं पड़ी तो चारों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, जुड़ गया, ऐसे ही करते हो। सोचने बोलने से पहले क्वेश्चन को देख तो लो, तुम तो sp3 बोल रहे हो, एस है भी सही है, वैकेंट तो डी पढ़ रहा और बोल रहे हो sp3, गलत मत लगाओ, नहीं आता छोड़ दो क्वेश्चन, गलत लगाओगे -1 माइनस नहीं -5 नंबर हो जाएगा, फिर तुम्हारा अटेम्प्ट का तो मिलेगा ही नहीं, -1 और हो गया, -5 नंबर कैंसिल हो जाएंगे, नहीं आता क्वेश्चन छोड़ो, लेकिन उल्टा ही गलत ही बताओगे फिर फायदा ही क्या है। टेट्राहेड्रल की sp3 नहीं है यहाँ पे, होती हैं, एक sp3 एक d3s, इसमें नीचे कैसे है निकाल के बता रही हूँ। मैंगनीज है 3d5 4s2, लिख लो कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 4 5 और ये 4s, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, क्या इतनी बात लिख दी, क्या इतनी बात लिख दी, बोलो। अब ये क्या आफ्टर एक्साइटेशन क्या होगा यहाँ पे, आफ्टर के बाद पी बोलो, 4s के बाद नहीं है, 1 2 3 4 5, ये एस यहाँ चला गया, क्या इतनी बार समझ में आ गई, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बोलो चला गया। अब मैंगनीज और ऑक्सीजन के साथ क्या है स्ट्रक्चर लिखना, इसमें देखना MnO4 नेगेटिव आयन देखना सबसे पहले, MnO4 नेगेटिव आयन में होता क्या है, दो 4 सिग्मा 2 पाई है, 4 सिग्मा और 2 पाई है, 4 सिग्मा कैसे बनती है और 2 पाई कैसे बनती है, देखो ये देखो, तीन और ये वाले तीन और ये वाले मिलके, दूसरे कलर लिखना चाहिए था मुझे, ब्लू कलर से मार्क करना चाहिए था, ये जोड़ के D3S कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं एक ऑक्सीजन के साथ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इसका, एक ऑक्सीजन का, एक इसका, एक ऑक्सीजन का, समझ में आती है, और क्या बन जाती है, सिग्मा बॉन्ड बन जाती है, क्या बन जाती है बेटा, सिग्मा, क्या समझ में आती है, ये देखो ना बेटा, ये 4 सिग्मा नहीं बनी हुई, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, ये 4th ऑक्सीजन, बोलो तो समझ में आ गई, 4 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड में यूज हुई है और 2 माइनस माइनस 4 दिख रहा है, तो ये वाले
से ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। ये दो चारों सिग्मा बन गई। अब ये वाला और ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ, ये भी पाई बॉन्ड बनाता है और ये भी पाई बॉन्ड बनाता है। क्या इतनी बात समझ आ गई? आ गई क्या? बोलो बोलो, समझ आई? तो ऑक्सीजन का कौन सा यूज हुआ? कौन सा यूज हुआ? 2p। और कौन सा यूज हुआ? डी। इसका डी ऑर्बिटल यूज हुआ ना पाई बॉन्ड बनाने के लिए, है ना? कितनी पाई बॉन्ड बनी है? दो। और एक सेकंड ऑर्बिटल किसमें पड़ा है? एक खाली इलेक्ट्रॉन किसमें पड़ा है? पी में। तो इस तरह से ये कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? D3S। ये वाला पाई बॉन्ड दिख रहा है तो दिखा दिया मैंने। ये सारे के सारे क्या बना दिए? सिग्मा बॉन्ड। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, आई है क्या? D3S पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। और यही चीज अगर NO4 नेगेटिव होता तो अब क्या हो जाता? आफ्टर एक्साइटेशन क्या होते हैं? यही बनाना पड़ेगा दोबारा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अभी 4s में 40 में है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ये देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। तीन कितनी है भाई बॉन्ड? तीन है कि नहीं? ये D3 और S2D और ये 4s, ये चारों के चारों ऑक्सीजन के साथ सिग्मा, ये भी ऑक्सीजन के साथ सिग्मा, ये भी ऑक्सीजन के साथ सिग्मा, ये भी ऑक्सीजन के साथ सिग्मा। दिख गया? दिख गया? और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ पाई बनाता है, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ पाई बनाता है। क्या तुम्हें पाई बॉन्ड दिख गई? नहीं दिख गई क्या? ऐसी एक पाई के साथ बनेगी, इस वाले ये वाली पाई बनेगी और इसका साइन आएगा। तो के बीच में बनी है इसका 3D, इसका 2p। एक पाई किसके बीच में बनी है? इसका 3D, इसका 4p। दिख रहा है? दिख रहा है साफ? तो क्या होगा इसकी भी? D3 क्या हुआ? क्या हुआ ये? डायामैग्नेटिक। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि चार सिग्मा बॉन्ड कौन सी हुई है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। मार्क कर सकते हो, ठीक है? ये दो इसके साथ क्या बन गई? पाई बन गई। दिख रही है तुम्हें? मैंने पाई मार्क कर दी, बाकी सारे सिग्मा है। यहाँ पे दो पाई किसके साथ बनी है? इसका 3D, इसका 2p। और अगली पाई किसकी बनी है? 4p, इसका 3D। सही बात है? बोलो बोलो। आगे आगे समझ है? कोई चाहता है? D3 टेट्राहेड्रल नहीं है, क्या है इसकी? D3S। क्लियर है? आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, फटाफट नोट करो, साइड फटाफट चीजें नोट करो, ध्यान से देखो। दोनों की D3S है। बॉन्ड कैसे बनी है? पाई कैसे बनी है? सिग्मा कैसे बनती है? नहीं समझ में तो दोबारा पूछ लो। कान लग पाएगा, नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिए। है कि MnO4 के साथ रिएक्ट के क्या क्या प्रोडक्ट बनता है? वो 11th में आपने ऑलरेडी रिडॉक्स में पढ़ ली है। तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आए एसिडिक मीडियम में KMnO4 की बैलेंसिंग, बेसिक मीडियम में, सारे क्वेश्चन 11th में आते हैं। K2Cr27 के साथ, KMnO4 के साथ, एसिडिक और बेसिक में। आप ये रिवाइज करोगे, क्योंकि अगर वही सिखाने लगी, वो तो पूरा चैप्टर है, चैप्टर में यही है पूरी बैलेंसिंग। तो आप बेटा जरा रिवाइज करेंगे बैलेंसिंग के लिए। तो इधर सुनिए,
एसिडिफाइड KMnO4 है जो कि पर्पल कलर का होता है, ताकि आपको शॉर्ट में एटलीस्ट याद हो जाए और किसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में, ये तो 11th में भी टीचर ने पढ़ाया होगा कि KMnO4 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, एसिडिक मीडियम में +2 में जाता है, बेसिक में +6 में, न्यूट्रल में +4, पढ़ा है ना ये सारा का सारा, वही सारी चीजें। अब मैं सारी की सारी में बहुत शॉर्ट तरीके से रिएक्शन लिख रही हूं ताकि आपको याद हो जाए। एसिडिफाइड KMnO4 आएगा, KMnO4 +2 में चला जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन H2S के साथ है तो किसमें चेंज होगा, वो लिखती हूँ। SO2 के साथ है तो किसमें होगा, NO2 नेगेटिव है तो किसमें होगा, आयरन 2 पॉजिटिव है तो किसमें होगा, Cl नेगेटिव है तो Br नेगेटिव, I नेगेटिव, HCOH, H2C2O4, H2O3 2 नेगेटिव आयन। ठीक है, अब सुनो, मैंने ये शॉर्ट में रिएक्शन लिखी है, याद हो जाए कैसे। KMnO4 की H2S के साथ रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम में, यानी मैंने, आप पूरा रिएक्शन ऐसे लिखोगे, KMnO4 प्लस H2S प्लस एसिडिक मीडियम गिव राइज टू Mn2 प्लस, लिख दोगे। H2S किसमें चेंज होगा, सल्फर में, प्लस सल्फर प्लस वाटर, बैलेंस कर देना। मैं तो शॉर्ट में लिखती हूँ, ये तरीका याद करने का आसान हो जाता है। ऐसे करके पूरा मैंने शॉर्ट में लिख दिया। SO2 से चेंज होता है SO4 2 नेगेटिव आयन में, NO2 नेगेटिव से NO3 नेगेटिव में, आयरन 2 प्लस से आयरन 3 प्लस में, Cl माइनस से Cl2, Br माइनस से Br2, I माइनस से I2, कार्बोक्सिलिक और ये ऑक्सैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और ये H4O6 2 नेगेटिव आयन में चेंज होगा। रिएक्शन की बैलेंसिंग आपको सीखनी पड़ेगी, समझे, क्लियर है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखो, सल्फर की -2, ये 0, यहाँ पे +4, यहाँ +6, यहाँ 2 दूनी 4 और ये +3, यहाँ +5, आयरन +2 आयरन +3, क्लियर है, दिख रहा है। रिएक्शन को उस फॉर्मेट में लिखना सीख जाओगे ना। मैंने ऐसे इसलिए लिखा ताकि सारी रिएक्शंस कवर हो जाए बहुत इजीली, लर्न करने में आसानी हो जाती है। बैलेंसिंग तो आपको आती है फिर 11 से, ठीक है। ऐसे चार्ट के फॉर्म में इसी तरह से लिख दिया मैंने, क्लियर। Mn KMnO4 का कलर कौन सा होता है, पर्पल। Mn+2 क्या होता है, कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस। न्यूट्रल और वीक एल्केलाइन KMnO4 है, न्यूट्रल और वीक एल्केलाइन KMnO4 आएगा, तो वो कौन किस में चेंज होगा, MnO2 में। इधर देखो बेटा बोर्ड पे एक बार, लास्ट है फिर कर लेना नोट। इधर बोर्ड पे देखो, Br नेगेटिव है, ये नेगेटिव पर है, भी दी थी आप देखो कि आपके पास एसिडिफाइड आएगा तो Mn+2 में चेंज होता है, न्यूट्रल आएगा मीडियम तो Mn+4 में चेंज होता है, बोल रही थी ना मैं, और बेसिक मीडियम में +6 में। तो Br नेगेटिव से किस में जाएगा, BrO3 नेगेटिव में, और इसमें ब्रोमीन की +7 है। अब एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ Br माइनस से Br2 में जा रहा है, वहां Br माइनस से BrO3 नेगेटिव में जा रहा है। सिमिलरली I नेगेटिव किसमें जाएगा, IO3 नेगेटिव में, ठीक है। H2O3 2 नेगेटिव आयन किसमें जाएगा, SO4 2 नेगेटिव में, Mn+2 किस जाएगा, MnO2 में। सारी चीजें MnO2 में चेंज होंगी, समझ आ गई। बस कल K2CR2O7 करेंगे, फिर उस पर डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा।
फिर एफ ब्लॉक भी ऐसे 2 दिन का, मतलब 3 दिन, 1 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। आपके पास कितने सालों के पहुंच गए हैं? आपको मैंने कितने सालों के पीवाईक्यू दे दिए प्रिंट में? एक बार 2024 की 2 शीटें दी हैं, फिर 2023 की 2 शीटें दी हैं। टोटल आई थिंक 4 शीट्स पहुंच गई होंगी। चेक करो, 4 शीट्स आई होंगी आपके पास। 4 आई हैं क्या 2 आई हैं? 2000 हाँ, मतलब 2024 की भी आ गई। नहीं, हाँ एक सेकंड दिखाओ। 2024 की भी आ गई, दोनों शीटें, जनवरी और अप्रैल की। और ये रही 24 की भी आ गई है, और 2000, अरे तो मैथ्स है बेटा। और दिखा, आई थिंक 2023 की भी दे दी मैंने बेटा, 23 की भी दे दी आई थिंक। 24 की भी दी थी और 23 की भी दी थी, चेक करो। और 23 की भी दी होगी। क्या? FE+3 4 दी होंगी ना। 24 की भी आ गई, 23 की भी आ गई, 24 के 2 आई होंगी। हाँ, ये जनवरी की है। मैंने 4 दिया, मुझे ये पता, मैंने 24 की भी निकलवाई थी। ये इस साल की है शायद, ये 25 3 पर दिखाना मुझे एक बार, कितनी शीट्स आई हैं। ये 24 की और 23 की होगी। 30 निकलवाई थी मैंने, एक ही थी ऐसे। ये आप 32 की निकला दूंगी ना बेटा। ये PYQ वाली शीट्स कर लेना अब, ठीक है? ये इसलिए निकलवाई है, एटलीस्ट इनऑर्गेनिक को साथ साथ निपटा दो देख के। ठीक है जी, ठीक है। बाकी डाउट 3 बजे ले रही हूँ। 22 की देनी है ना, अभी भिजवा रही हूँ।